नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और आज हम बात करेंगे वॉर के 100 दिन जो हो गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 100 दिन पूरे होने के बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अलग अलग देशों से समर्थन मांगने में जुटा हुआ है और यूक्रेन ने भारत से कहा है कि जंग खत्म होने के बाद वो यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी बने। यूक्रेन का आरोप है कि रूस और यूक्रेन के अपने कब्जे वाले इलाकों से अनाज चोरी करके उसे गैर कानूनी तरीके से बेचने की कोशिश कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को 100 दिन हो गए हैं और यूक्रेन लगातार अलग अलग देशों से रूस के खिलाफ समर्थन की मांग कर रहा है। यूक्रेन ने भारत से कहा है कि जंग खत्म होने के बाद वो यूक्रेन के सुरक्षा की गारंटी बने। राजनयिक सूत्रों की अगर माने तो यूक्रेन ने कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर इस बारे में भारत से संपर्क भी साधा है। यूक्रेन उम्मीद कर रहा है कि इस जंग के बाद बुनियादी सुविधाओं को फिर से पटरी पर लाने के काम में भारत उसकी मदद करेगा। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के 100 दिन पूरे हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं भारत से मदद की अपील जो है वो कहीं करता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहीं कि उम्मीद करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए तो मेहमान आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिसमें दोनों ही रक्षा विशेषज्ञ हैं, जिसमें हमारे साथ अमरदीप त्यागी जी जुड़े हुए हैं और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड JS सोरी जी हमारे साथ में हैं। सर, दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, 100 दिन जंग के पूरे हो गए हैं। हालांकि एक सवाल अपने आप ही स्वतः उठ जाता है कि 100 दिन अब पूरे हो गए। पहले हमने 90 दिन पर चर्चा करी थी, फिर 60 दिन पर करी थी। कब खत्म होगी ये सब चीजें? देखिए, जिस तरह से लग रहा है और जिस तरह से नाटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको लड़ने के लिए उकसा रहे हैं, शुरू से उकसाते हैं और अभी भी वेपनरी की सपोर्ट से और जिस तरह से पुतिन एडमेंट नजर आ रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि बहुत जल्द ही ये जंग समाप्त हो जाएगी। जैसा हमारा एंटिसिपेशन था शुरू में कि ये रशिया जो है वो एक हफ्ते के अंदर या 4-6 दिन के अंदर यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उसके पीछे रशिया की कोई स्ट्रेटजी हो सकती है, या यूं कहें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो कंट्रीज की जो सपोर्ट है वो भी हो सकती है, उसका उकसाना। लेकिन आज ये 100 दिन हो गए हैं, बड़े पूरे विश्व के लिए बड़ी, मैं तो कहूंगा, शर्म की बात है। चाहे यूक्रेन की जो भी गलती हो, उसमें जेलेंस्की ने जो कुछ भी किया हो, लेकिन पूरा विश्व समुदाय खड़ा देख रहा है जिस तरह रशिया ने पूरे यूक्रेन को मरघट बना दिया है। यूक्रेन की कुछ भी गलती हो सकती है, जेलेंस्की की कुछ भी गलती हो सकती है, लेकिन जो वहां के आम नागरिक हैं, जो वहां की आम जनता है, वहां के बच्चे हैं, उन सबका क्या दोष है? और कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर रहा है कि वो पुतिन को रोक सके या रशिया को ये कहे कि भाई एनफ इज एनफ, नाउ स्टॉप इट। द थिंग इज, ये लड़ाई समाप्त हो सकती है व्हेन जेलेंस्की इज रेडी टू सरेंडर। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत रशिया को रोक पाएगी या रशिया रुक जाएगा। बिल्कुल। JS सोरी जी भी हमारे साथ में। कर्नल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ये तो चीज़ें समझ में आ रही है कि कब तक ये रुकेगा और रुकेगा कि नहीं रुकेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जो यूक्रेन है वो ये मांग कर रहा है कि भारत जो है वो उसकी सुरक्षा के लिए रहे और अगर युद्ध खत्म होता है तो सुरक्षा की गारंटी बने। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? जय हिंद अंशु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। यूक्रेन की ये मांग कि भारत उनकी सिक्योरिटी की गारंटी करे, मैं इसके साथ बिल्कुल समर्थन नहीं रखता, क्योंकि भारत हमेशा नॉन अलाइंड या निरपक्ष रहा है। हम किसी की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं कर सकते। भारत ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो। अगर दोनों देश तैयार हैं तो भारत बीच में मददता करने को भी तैयार है, लेकिन किसी देश की गारंटी लेना ये भारत ना करेगा और ना ये सही होगा कि हम ये करें, क्योंकि हमें एक चीज देखनी है कि पहली बात तो यूक्रेन भारत से कितना दूर स्थित है, दूसरा यूक्रेन और रूस के बीच में कई सालों से तनाव रहा है। पहले क्रीमिया पे कब्जा किया रूस ने, अब उन्होंने फरवरी में यूक्रेन में पूरी जंग छिड़ी रूस ने। तो अगर भारत गारंटी लेता है, जो कि नहीं लेगा, लेकिन अगर हम मान भी ले कि वो लेता है और कुछ महीने बाद दोबारा दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, तो भारत का कोई फेस नहीं बचेगा, भारत की कोई स्टैंडिंग नहीं बचेगी। तो भारत तो पहली बात ये सिक्योरिटी की गारंटी लेगा नहीं। हाँ, भारत जरूर कोशिश करेगा, अगर दोनों देश चाहें कि वो मध्यस्थता करेगा और ये लड़ाई जल्दी जल्दी खत्म कराने की कोशिश कर सकता है भारत।
बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अमरदीप सर, इन सब में एक चीज जो है वो निकलकर सामने आई है कि अगर राजनयिक सूत्रों की हम माने तो यूक्रेन के लिए पोस्ट वॉर सिक्योरिटी और पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन, ये दोनों जो मुद्दे हैं वो काफी अहम है। अब हम दवाओं की बात ले लें, तकनीकी की बात ले लें, आर्थिक मदद की बात ले लें, उससे वो कहीं ना कहीं हमसे उम्मीद कर रहा है। क्या इस बात से गुरेज रखा जाए? देखिए, मैं ये कहूंगा कि कहीं भी दोस्ती और दुश्मनी किसके साथ करनी है और किसके साथ नहीं करनी, ये हमें जानना चाहिए, यूक्रेन को जानना चाहिए। एक जमाना था जब यूक्रेन जो है भारत के खिलाफत करता था। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, जो 25 देशों ने जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाया, यूक्रेन उसमें से अहम था। भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की बातें करता था। पाकिस्तान को वेपन की सपोर्ट करने वाला, वेपन सप्लाई करने वाला ये मेजर कंट्री है। वहां के यूक्रेन में जितने भी टैंक पाकिस्तान के पास है, दे आर ऑल सप्लाइड बाय द यूक्रेन। 12,000 करोड़ का वेपन सप्लाई यूक्रेन जो है पाकिस्तान को करता रहा। आतंकवाद के मुद्दे तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा, भारत के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। लेकिन आज वही भारत है जिसकी तरफ ये मुंह उठा के देख रहा है, और खाली यूक्रेन नहीं, पूरा विश्व भारत की तरफ मुंह उठा के देख रहा है कि भारत कुछ करे। यस, हम वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं और भारत हमेशा बड़ा दिल रखता है और हमेशा ऐसी परिस्थितियों में मदद करने की कोशिश करता है। जैसे अभी कल सोडी सर ने बताया कि सिक्योरिटी की गारंटी तो आपने कल को भारत सिक्योरिटी की गारंटी ले ले और आप फिर जो है नाटो का राग अलापने लगे, तो फिर भारत क्या सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता है? तो कहने का तात्पर्य, यस, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मेडिसिन, इकोनॉमिक सपोर्ट, रिकंस्ट्रक्शन में सपोर्ट भारत मदद कर सकता है, एंड दैट टू इन अलायंस विद रशिया। इवन मैं कहता हूं कल यदि युद्ध खत्म हो जाएगा, रशिया विल ऑल्सो हेल्प आउट यूक्रेन टू रिकंस्ट्रक्ट। ऐसा नहीं है कि रशिया नहीं करेगा, बिकॉज जो मेरा बिलीफ है कि रशिया जो है यूक्रेन को आज भी अपना हिस्सा मानता है, और क्योंकि जो जेलेंस्की है उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया कि यूक्रेन और रशिया एक हो सकते हैं या उनकी एक ही जिनोलॉजी है, उस कारण से उसने नाटो की तरफ का माहौल बनाया, नाटो ने एंटी रशिया माहौल बनाया, जिसकी वजह से ये सब युद्ध शुरू हुआ। लेकिन यस, जिस दिन युद्ध खत्म हो जाएगा, कहूंगा कि दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तो रशिया विल ऑल्सो हेल्प देम आउट, एंड ऑफ कोर्स इंडिया ऐसे कामों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम जरूर सपोर्ट करेंगे और करना चाहिए भारत को, क्योंकि ये हमारी फिलॉसफी है, हमारे देश की फिलॉसफी है, हमारी बेसिक जो यू कैन से जो हमारा विचारधारा है वो यही है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम किसी की, इवन दुश्मन की भी सपोर्ट करते हैं। पोस्ट वॉर या लड़ाई खत्म होने के बाद हम दुश्मन को भी दुश्मन ना मान के उसको वही सम्मान देते हैं जो एक सोल्जर को दिया जाना चाहिए। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल है जब हमने हमारे कमांडर्स ने दुश्मन के सैनिकों को बहादुरी का साइटेशन लिख के उनको दिया है। तो कहने का तात्पर्य, ठीक है, ये यूक्रेन जो है बिकॉज ऑफ वट एवर डिप्लोमेसी वो पाकिस्तान के साथ रहा, भारत का विरोध किया, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमें साथ होना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। रही बात सिक्योरिटी देने की, सिक्योरिटी देने का काम भारत, यदि आप शराफत के साथ रशिया के साथ मिलकर इसको काम को करना चाहेंगे तो ऑफकोर्स भारत उसमें मध्यस्थता करेगा, लेकिन यदि आप नाटो का राज अलाप कर रहेंगे तो हाउ कैन वी गिव द गारंटी ऑफ योर सिक्योरिटी, दैट आई वांट टू से। बिल्कुल, लेकिन अमरदीप सर, इसे देखें कि यूक्रेन कई बार कह चुका है कि रूस ने उसके बंदरगाह भी ब्लॉक कर दिए हैं, समुद्री इलाकों में माइंस बिछा दी है, जिसके कारण समुद्र के रास्ते से अनाज निर्यात नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के भी कई तरीके के जो आरोप हैं वो वहां पर लग रहे हैं। अनाज जो है वो अटक गया है, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये जो आरोप है इसे किस तरीके से देखें? अंशुल जी, युद्ध का माहौल है, हाउ रशिया कैन अलाउ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टू यूक्रेन? लड़ाई चल रही है, जब तक तो कुछ भी नहीं होने देगा और होने भी देना नहीं चाहिए। यदि आप फॉरेन कंट्री हैं, कोई भी जो भी अलायंस, आप जिस तरह भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हाउ कैन यू अलाउ समबडी टू डू द बिजनेस व्हेन यू आर इन वॉर? हाँ, यदि लड़ाई खत्म हो जाएगी तो ये सारा व्यापार वापस से चालू होगा। दैट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ टैक्टिक्स टू सरेंडर यूक्रेन। उसने यूक्रेन के बिजनेस को समाप्त करना है, उसके जितने भी, तभी तो वो सरेंडर करेगा, उस पर इतना प्रेशर बन जाएगा तो सरेंडर करेगा। तो ऑफकोर्स रशिया ये काम कर रहा होगा
और मैं यदि कहूँ कि यदि वॉर के हिसाब से देखें तो ये काम उसका मतलब ऑफकोर्स उसका बनता है, वो रोकेगा उसको, वो क्यों अलाउ करेगा? क्योंकि यदि आज उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वो अगेंस्ट रशिया ही काम करेगी ना। तो वो सारे वो हथकंडे अपनाएगा जिससे यूक्रेन को कमजोर किया जा सके, चाहे उसका वो सी रूट ब्लॉक करना हो, चाहे उसका लैंड रूट ब्लॉक करना हो, चाहे उसका एयर रूट ब्लॉक करना हो। तो ये सारे हथकंडे लड़ाई में शामिल होंगे, तो पार्ट ऑफ वॉर टैक्टिक्स। कर्नल साहब, आपका क्या कहना है? सवाल मेरा भी आपसे यही है। अंशुल जी, 23 अप्रैल 2022 को रूस के सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमांडर जनरल रुस्तम मेनेकेव ने यह बयान दिया था कि रूस का जो अब सैनिक लक्ष्य है वो है डॉनबास के इलाके पे कब्जा करना, उसको क्रिमिया के साथ लैंड कॉरिडोर पे जोड़ना और आगे मोल्डोवा में ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके के साथ जोड़ना। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ये चीज होगी तो जो यूक्रेन है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाएगा, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री यूक्रेन बन चुका है, क्योंकि रूस ने जो 23 अप्रैल का बयान दिया था, तकरीबन उन्होंने डॉनबास इलाके पे पूरा कब्जा कर लिया है और उन्होंने लैंड कॉरिडोर भी क्रीमिया तक बना लिया है तकरीबन पूरा। जो सी ऑफ एजोव है, जो काला सागर है, उस पर अब रूस का 100% नियंत्रण है। तो अब जो यूक्रेन बौखला रहा है और कह रहा है कि मेरी गेहूं बंदरगाह पे अटकी है और बाहर जा नहीं पा रही है, ये सच्चाई है, क्योंकि रूस ने पूरी तरह से यूक्रेन को लैंडलॉक्ड एक देश बना दिया है। और जो हालांकि ये रूस की पहली ओरिजिनल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सैनिक लक्ष्य नहीं था, क्योंकि जब उसने 24 फरवरी को यूक्रेन में जंग बोला तब उसका लक्ष्य था कि वो कीव के ऊपर कब्जा करे और जेलेंस्की को सत्ता से हटा दे, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। इसलिए रूस ने अपना सैनिक लक्ष्य को बदल दिया और अब जो इनका बदला हुआ सैनिक लक्ष्य है वो तकरीबन पूरा हो चुका है और यूक्रेन को अब दिक्कत दिख रही है। इसलिए वो बयान दे रहा है कि मेरे जो गेहूं है वो बंदरगाह पे रखी हुई है और मैं उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो अब जो यूक्रेन के ऊपर जो शिकंजा है वो अब आस्ता आस्ता बहुत कस रहा है। इसके अलावा 30% यूक्रेन तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन में $100 बिलियन की बर्बादी हो चुकी है। ऊपर से अभी इन्होंने पूरे जितने बंदरगाह हैं उस पर पूरा कब्जा कर लिया है रूस ने। तो अब यूक्रेन की दिक्कतें अब बढ़नी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करें, जिस तरीके से मांग यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है कि भारत उसकी सुरक्षा की गारंटी बने, चले ठीक है, ये सारी बातें तो मान ली। भारत के साथ में उसने अन्य देशों के साथ मिलकर भारत से संपर्क साधा है और बुनियादी सुविधाओं को पटरी पर लाने की मदद करने की बात भारत ने कही है। तो क्या मानवीयता के तौर पर ये चीजें हो सकती है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम पहले भी मदद करते आए हैं। हमने इवन एनिमी का जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मानवता जो हमारा जो बेसिक फिलॉसफी है, हमारे देश की फिलॉसफी, हमारी मिट्टी की फिलॉसफी है, फिलॉसफी से हम काम करते हैं और तो काम करना चाहिए हमको। लेकिन यूक्रेन को भी याद रखना चाहिए कि जहां वो अमेरिका और नाटो का राग अलापता था, आज वो उनको क्यों नहीं याद कर रहा। इनके उकसाने से उसने सारा विध्वंस अपने देश में मचाया करवाया है, उसको आज रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं ठहराता है? क्यों वो अमेरिका को नहीं बोलता है कि भाई आपके कहने से मैंने सब इतना किया एंड व्हाई यू आर नॉट सपोर्टिंग मी? एंड वो आज भी इसको मदद नहीं देने के बजाय, मदद इन द सेंस कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद होनी चाहिए उसके बजाय आज भी उसको वेपन सप्लाई करके उसको लड़ने के लिए उकसा रहे हैं। और उस लड़ाई से नतीजा क्या हासिल होगा? क्या वो रशिया को कमजोर करना चाहता है? यदि उसका ये भी उद्देश्य है तो उसने जितने भी सैंक्शन लगाने थे रशिया पर लगा लिए। रशिया रुकने वाला नहीं है। दैट मीन्स जो जेलेंस्की है या जो थिंक टैंक ऑफ यूक्रेन, दे शुड रियलाइज कि अल्टीमेटली जब खराब वक्त होता है उसमें कौन मदद कर सकता है और किसकी हमें सुननी चाहिए। यदि वो भारत की साथ उस तरह से खड़ा होता जिस तरह आज वो डिमांड कर रहा है अपने पास में इन द सेंस कि व्हेन इंडिया डिड एटॉमिक टेस्ट, इंडिया के अगेंस्ट था, पाकिस्तान के साथ सपोर्ट कर रहा था, तो शायद यूक्रेन को ये दिन देखने ना पड़ते। और यदि वास्तव में वो अपने मतलब भारत के साथ मिलके और भारत की फिलॉसफी में काम करेगा तो आगे, क्योंकि एवरीबडी नोज कि हमारे और रशिया के कैसे संबंध है, या हमारे प्रधानमंत्री और रशियन जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके आपस में क्या संबंध है, तो उससे रशिया यूक्रेन को मदद ही मिलेगी।
यदि वो अमेरिका का राग लापेगा, नाटो का राग लापेगा, तो ऑफकोर्स ही विल बाय द बंट ऑफ दिस। बिल्कुल। कर्नल साहब, अगर एक सवाल आपसे ये पूछूं कि दो देशों के बीच जो जंग चल रही है, इसमें अगर उकसाने पर, क्योंकि साफ तौर पर ये तो समझ में आ रहा है कि नाटो और अमेरिका के उकसाने पर ही यूक्रेन ने जो है वो जंग की थी और उसके बाद आज तक ही चली आ रही है। अब अगर यहाँ पर जो चीजें स्थिति है जो खराब हो गई हैं, उसके बाद यूक्रेन को अब समझ में आ रहा है, तो यूक्रेन के पास कोई रास्ता क्या बचा हुआ है? अंशु जी, यूक्रेन के पास पहले लड़ाई के पहले दिन से एक बहुत ही सिंपल सा रास्ता था, और वो था एक वाक्य में एक स्टेटमेंट रिलीज करना कि मैं आपको लिख के देता हूं कि हम नाटो की सदस्यता नहीं लेंगे। जिस दिन इन्होंने ये एक सिंपल लाइन की स्टेटमेंट देनी थी, 2 मिनट के अंदर ये युद्ध खत्म हो जाना था। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देश उकसाते रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में युद्ध बोला, तो 3 दिन बाद जेलेंस्की ने ऐलान किया कि वो रूस के साथ बातचीत करके युद्ध को खत्म करना चाहता है, क्योंकि जेलेंस्की पूरी तरह से बौखला चुके थे रूस की जो सैनिक शक्ति को देख के, जो कि कीव के दरवाजे तक पहुंच गई थी। लेकिन जैसे ही 27 फरवरी को जेलेंस्की ने यह बयान दिया, 2 घंटे के अंदर यूरोपियन यूनियन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और 45 मिलियन यूरो यूक्रेन को ट्रांसफर कर दिए। उस दिन से यूक्रेन का जो रुख था लड़ाई की तरफ वो बदल गया, क्योंकि उसके बाद अमेरिका और नाटो देशों ने बहुत पैसा, बहुत हथियार दिए। लेकिन जितनी बर्बादी यूक्रेन की हुई, ये सारी अवॉइडेबल थी अगर जेलेंस्की ने अपना एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया होता कि हम नाटो नहीं जाएंगे। हम अगर 24 फरवरी से आज तक देखें, 100 दिन हो गए लड़ाई को, अमेरिका ने कई बारी रूस को बोला जंग खत्म करने के लिए, अमेरिका ने आज तक एक बारी यूक्रेन को नहीं बोला जंग खत्म करने के लिए, क्योंकि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि ये जंग खत्म हो। क्योंकि जितनी ये लंबी जंग चलती है, उतना अमेरिका को 2 तरीके से फायदा होता है। पहला, रूस आर्थिक तरीके से कमजोर होता है, और जो अमेरिका का दशकों पुराना सपना है दुनिया में एकमात्र सुपर पावर बनने का, वो उसको सक्षम होते हुए दिखता है। और दूसरा कारण ये है कि जितनी ये युद्ध लंबा चलता है, उतने अमेरिका के हथियार ज्यादा बिकते हैं। दुनिया की 10 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित है। तो अमेरिका को पूरा फायदा हो रहा है जितनी लंबी ये लड़ाई चलती है, और जेलेंस्की अपने देश को बर्बाद किए जा रहे हैं सिर्फ अमेरिका की वजह से और नाटो देशों की वजह से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। और अमरदीप सर, आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी जैसे कर्नल सोडी साहब ने बताया कि सिर्फ एक स्टेटमेंट से ये युद्ध खत्म हो सकता है और हो सकता था, लेकिन आज भी यूक्रेन जो है झुकता नजर नहीं है। भारत को जरूर वो कह रहा है कि भारत उसमें मध्यस्थता करे या हमें पोस्ट वॉर सपोर्ट करे, लेकिन आज भी उसका झुकाव अमेरिका की तरफ है, और जब तक ये झुकाव रहेगा ये युद्ध खत्म नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका अपने फायदे के लिए उसने यूक्रेन को जो स्केपगोट बनाया हुआ है, और उसका खामियाजा वहां देश की जनता भुगत रही है, वो आम बच्चे भुगत रहे हैं, बुजुर्ग भुगत रहे हैं। जेलेंस्की मस्ट बी सिटिंग एट द सेफ प्लेस, लेकिन उससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है। यदि जेलेंस्की को जरा सा भी अपने देश से प्रेम है, अपने देशवासियों से प्रेम है, ही शुड इमीडिएटली सरेंडर। एंड अमेरिका का वो सपना कि हम एक यूनिपोलर कंट्री और देश पूरा एक वर्ल्ड बना देंगे जहां पे अमेरिका महाशक्ति होगा, अमेरिका की शक्ति को रशिया ने बार बार ललकार कर ये साबित कर दिया है कि यू कैन नेवर एवर बी सिंगल पावर, बिकॉज अमेरिका ने अभी तक किसी भी समर्थ देश के साथ युद्ध नहीं किया है। वो छोटे देशों, कमजोर देशों पर जाके अपनी शक्ति का परीक्षण करता था। यदि आज भी उसको अपनी शक्ति पे जरा सा भी गुमान है, तो आज रशिया के साथ वो लेके कुछ भी तो वो पता चल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य अमेरिका इज जस्ट स्पॉइलिंग द एनवायरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट Zelensky should understand and the whole world should understand and support Ukraine to stop this war. बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही यहाँ पर दी, तो आपने समय निकाला और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। तो रूस यूक्रेन के युद्ध को 100 दिन पूरे हो गए हैं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अलग अलग देशों के समर्थन मांगने में वो जुटा हुआ है, और यूक्रेन ने भारत से कहा है कि जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी बने। हालांकि मानवीय तौर पर भारत की अगर बात करें तो वो इस विषय में
सोच सकता है, लेकिन गारंटी बने, क्योंकि भारत हमेशा से एक निरपेक्ष रहा है, वो कभी भी किसी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है और मध्यस्थता के लिए भी कई बार उसे कहा गया है। तो भारत ने जिस तरीके से अपने आप को बना कर रखा हुआ है, तो उससे ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो चीजें हुई हैं ये अच्छी हुई हैं अभी तक, लेकिन सुरक्षा की गारंटी भारत वैसे तो कभी नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, मानवीय तौर पर अगर यूक्रेन को किसी तरीके की कोई जरूरत होती है तो भारत उसके लिए हमेशा तैयार है। फिलहाल के इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।